बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, सियासी मुबस्सरीन कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज़ और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी सब अच्छा नहीं है। कभी कभी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, इख्तलाफात की खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जाता है कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर इस किस्म की चीज़ें मामूल का हिस्सा होती हैं। दूसरी तरफ आज की बड़ी एक अहम डेवलपमेंट, सेनेटर इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। वो वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन आज उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म का बाकायदा उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या सियासी माहौल में जो इस वक्त कहा जाता है कि बड़ी गर्मी है, इसमें कमी आ सकती है? और क्या मुल्क के अंदर फ़ाम व तफ़हीम की सियासत की जिसकी बात की जाती है अक्सर, उसकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, या महाजराई की सियासत मज़ीद आगे जो है वो फ़रोग पाएगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब। इरफान सदीकी साहब सियासतदान इनको कहें, इनको दानश्वर कहें, कॉलमिस्ट कहें, खैर इस मुल्क का बड़ा नाम। इरफान सदीकी साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। इरफान सदीकी साहब, बेसिकली तो आज की इस अहम पेशरफ्त की तरफ आते हैं। इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया, क्या वजह क्या है? अदम एतमाद है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर? क्या ज़रूरत पेश आई कि इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे ऑलरेडी, उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनवा कर मुस्लिम लीग नवाज़ क्या करना चाहती है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मेरा ख़्याल नहीं है कि ये मुस्लिम लीग नून ने या उसके कायद नवाज़ शरीफ साहब ने कोई फ़ैसला किया है। ये वज़ीर आज़म का अपना फ़ैसला है, वज़ीर आज़म के अपने अप्रूवल से जारी हुआ है। उन्होंने ही तैनाती की है, या तैनाती कह लें, या एक इजाफ़ी ज़िम्मेदारी उनको दे दी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मामलात को चलाने के लिए एक बड़ी इज्तमाही कोशिश और काविश की ज़रूरत है। शहबाज साहब को आप जानते हैं, वो बहुत ही मेहनती शख्स हैं, और दिन रात मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा जी कितने घंटे आप काम करते हैं? तो कहने लगे 26 घंटे। तो मैंने पूछा वो तो वैसे तो 24 घंटे, ये 2 क्यों आपने रखे हुए हैं इजाफी? तो कहते ये मैंने सोने के लिए रखे। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत काम करते हैं, तो उन्हें हो सकता है कुछ फील्ड्स के अंदर अपनी असिस्टेंट्स की ज़रूरत हो, किसी मावन की ज़रूरत हो, किसी मददगार की ज़रूरत हो। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मानी मेरा ख्याल है तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, रूटीन का काम है। और ना ही कोई इसमें ऐसी कंपल्शंस थी शहबाज साहब के लिए जिस तरह की कंपल्शंस परवेज़ इलाही साहब को लगाने के लिए थी, ऐसी कोई नहीं थी। ये एक मामूल की कार्रवाई है। इरफान साहब, नाकदीन तो ये कहते हैं कि एक कैंप है मियां नवाज शरीफ साहब का, एक कैंप है शहबाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब के कैंप के कुछ लोगों को शिकायत थी, जो बयानात भी सामने आते रहते हैं। शायद मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म बन जाएँ, ताकि वो कैंप भी सेटिस्फाई हो कि नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। ना तो कोई कैंप है। ये बात आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी कम से कम 15-20 बरसों से मैं सुन रहा हूँ जी कि एक शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई एक नून है, कोई एक शीन है, कोई फ़लाँ। ये बड़ी पुरानी बातें हो चली हैं। हमारे अंदर अल्लाह के फजल व करम से कोई कैंप्स नहीं है। सब लोग मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत पे यकीन रखते हैं, उनसे इंस्पायरेशंस लेते हैं, और उन्हीं को वो अपना एक कायद तस्लीम करते हैं, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, आप बरसों से जानते हैं दोनों शख्सियात को, जो उनका एक अदब व एहतराम का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई कैंप्स का तवाज़ुन ठीक करने के लिए कोई ये फ़ैसला किया गया है। ना तो कोई कैंप्स हैं और ना इसका किसी उन कैंप्स के तवाज़ुन से कोई ताल्लुक़ है। हाँ, क्रिटिक्स इसको जिस एंगल से देखना चाहें वो देखते रहेंगे। इरफान साहब, एक तरफ तो मुखालफीन हैं, लेकिन दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े अहम रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथियों को हरवा दिया गया। अपना भी वो गिला शिकवा करते हैं, मुझे हरवाया गया। राना सलावत साहब का मौक़िफ़ दूसरा है, पंजाब के सदर हैं, वो कहते हैं नहीं, हम इलेक्शन हारे हैं। ये इख्तलाफात क्यों हैं? ये तज़ाद क्यों हैं? देखें, जावेद लतीफ़ साहब भी अपनी हार के हवाले से एक मौक़िफ़ रखते होंगे, और शायद वो ऐसा समझते हों कि उन्हें हराया गया है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये ख्याल करता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। न तो नवाज़ शरीफ को किनारे लगाने की कोई कंस्पायरेसी थी किसी तरफ से, और ना ही ये कंस्पायरेसी थी कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देना किसी के में। मेरा एक बयान तो अब पिट चुका है बहुत ज़्यादा,
जो मैंने कहा था जी कि मियाँ साहब ने बहुत पहले से अपने जहन में एक तस्वीर बना रखी थी और उस मंजरनामे के अंदर वो अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं रख रहे थे। तो ये उनका सोचा समझा फ़ैसला है एक कायद की हैसियत से, और मैं नहीं समझता हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब का जो एनालिसिस है वो दुरुस्त है, लेकिन उन्हें इसका हक़ है। इसी तरह राना साहब जो बात कह रहे हैं वो उनका अपना तजर्बा है। पार्टियों के अंदर मलिक साहब इस तरह की आरा होती रहती हैं। बुनियादी फ़र्क वहाँ पैदा होता है जहाँ जो फ़ैसला साज ताकतें हैं उनकी अथॉरिटी मजरू हो जाती है। जब हम पीटीआई को देखते हैं तो वहाँ पे एक क़यास का आलम है। हम हर रोज़ 4 या 5 मौक़िफ़ सुनते हैं। अगर 4 वकला हैं तो चारों बाहर निकल के अलग अलग बात करते हैं। 5वीं बात आपके रिपोर्टर करते हैं, शाम को आके बताते हैं जी कि क्या बातें हों। हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से ऐसी सूरत हाल नहीं है। बड़ा एमिकेबली सारे मामला तय होते हैं। जहाँ मुशावरत की ज़रूरत होती है मियाँ साहब से मशवरा लिया जाता है, अदरवाइज़ वो रोज़मर्रा के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। आपका बयान तो बड़ा वाज़े आ चुका है इरफान सिद्दीकी साहब के मियाँ नवाज शरीफ साहब यही प्लान था जिसके मुताबिक हुकूमत साजी हुई। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को अक्सरियत मिल जाती, मौजूदा जो नशस्तें इससे ज़्यादा नशस्तें होती, तब भी वज़ीर आज़म ना बनते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तब भी ना बनते, लेकिन मेरा अपना एक तज्ज़िया है जो मैं उनसे मिलता रहा हूँ। उनसे मेरी मुलाकातें होती रही हैं, गुफ्तगूएँ होती रही हैं। बाज़ ऐसी थी जिनमें हम 2 ही थे, कोई तीसरा भी नहीं था। तो मैंने जो एक एनालिसिस किया उनकी गुफ्तगू का या उनकी जो बदन बोली थी उसमें मैंने महसूस किया, और मैंने कई दोस्तों से शेयर भी की ये बात, कि वो शायद चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था कि जी नशस्तें कितनी आएंगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी तो बनेंगे या 2/3 होगी तो बनेंगे। हो सकता है कि 2/3 भी होती या उससे भी ज़्यादा होती। तो मियाँ साहब जिन वजूहात की वजह से ये फ़ैसला कर रहे थे कि मुझे नहीं आना चाहिए, उनका अददी अक्सरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ की बढ़ती कुर्बत की वजह से वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना ही कोई, मेरा ख़्याल है कि जो एक ज़िम्मेदाराना रियासत के अंदर ताल्लुक़ होना चाहिए इदारों के दरमियान, या कुर्बत होनी चाहिए या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है भी नहीं, इस वक्त भी नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शाहबाज साहब जो हैं वो मदद तो ज़रूर लेते हैं और इदारे मदद करते भी हैं और करते रहना चाहिए उन्हें। और मैं एक और बात उससे आगे बढ़ के भी मलिक साहब ये कहना चाहते हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत एक बोरानी कैफियत की है। जैसे कोई फ़र्द कुएं में गिरा हुआ होता है तो उसको निकालने के लिए हम सिलेक्शन नहीं करते जी कि मलिक साहब का हाथ तो पढ़ना चाहिए, इरफान सिद्दीकी का नहीं पढ़ना चाहिए, इसको ये हक़ हासिल नहीं। इस वक्त हम इस कैफियत में हैं। सो इदारे यकसू हैं, हुकूमत यकसू है, और इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप रवायती तौर पे कहते हैं वो किसी सियासी खींचातानी के अंदर मुलव्वस नहीं है, वो फैसिलिटेटर का एक किरदार अदा कर रही है। और मियाँ साहब को इस किरदार के हवाले से, मियाँ साहब को जो हमेशा ये रहा है कि जी सियासत के अंदर दखील नहीं होना चाहिए, उलट पुलट नहीं करना चाहिए हुकूमतों को, ये उनका एक मौक़िफ़ रहा है। लेकिन ये कि क्या वो दस्ते ताउन, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जितना ख़याल वो दिफाई मामलात का रखते थे, बाजवा साहब की बहुत सी रंजिशें भी होती रही, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है कि जब भी कभी मैं कोई दिफाई मामला लेके गया हूँ, पैसे मांगे हैं, मियाँ साहब ने उस पर कभी कोई इनकार नहीं किया। मियाँ साहब बड़े बड़े आपके दिफाई मामलात सारे मियाँ साहब के हाथों हुए, चाहे वो थंडर तैयारे हों, चाहे वो एटमी धमाके हों। लिहाजा हमारा उस हवाले से किसी इदारे के साथ कोई प्रखाश नहीं है। मौजूदा निज़ाम के अंदर उनका अगर एक तामीरी मुस्बत पाकिस्तान को बोरान के निकालने से एक रोल है, तो उसमें न शहबाज साहब को कोई गिला है, न मियाँ साहब को कोई गिला है, न जमात को कोई गिला है, न पाकिस्तानी अवाम को कोई गिला है। इरफान साहब, उमूमी तौर पर यह अक्सर कहा जाता रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर शायद इस्टेब्लिशमेंट अभी भी ट्रस्ट नहीं करती। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मियाँ साहब की सोच ये है कि यह ट्रस्ट का जो एक ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट था वो ख़त्म हो चुका है। ट्रस्ट डेफिसिट की मेरा ख्याल है कि बातें अब पुरानी हो गई हैं, और ट्रस्ट डेफिसिट से भी कहीं ज़्यादा, मसलन 2017 का अगर आप पूरा एपिसोड देखें, पानामा से जो कहानी शुरू हुई वो ये नहीं थी कि मियाँ साहब पे एतमाद नहीं था किसी को। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं थी। मियाँ साहब पे भरपूर एतमाद था, एजेंडा ज़रा मुख्तलिफ था। वो एतमाद और बद एतमादी की बात नहीं थी। एक शख्स को लाना था,
वो तय हो चुका था। अब उसको जिस जगह बिठाना है उस जगह एक शख्स बैठा हुआ है, उसको पहले निकालेंगे, धक्का देंगे, कुर्सी खाली करेंगे, मसनद खाली करेंगे तो दूसरा आ सकेगा। सो रास्ते की एक रुकावट के तौर पर मियाँ साहब को हटाया ज़रूर गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि इदारे को बदएतमादी थी या इदारे के किसी एतमाद को ठेस पहुँचाया मियाँ साहब ने, या ये कि मियाँ साहब ने खामखा की कोई चपकलश मोल ली। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैंने वो वक्त बड़ा कुर्बत से के साथ गुजारा उनके साथ, कि बहुत से मामलात ऐसे थे जहाँ मियाँ साहब मुतमईन नहीं होते थे या कंफर्टेबल नहीं होते थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने दरगुजर से काम लिया कि मामलात के अंदर तनाव नहीं आना चाहिए। डाल लीक्स का वाक़या आपके सामने है, परवेज़ रशीद साहब जैसे उनके करीबी दोस्त की कुर्बानी मांगी गई, वो भी उन्होंने दे दी, तो हालात को बिगाड़ना नहीं चाहते थे कभी। सो बदएतमादी का इशू नहीं था। लेकिन मियां नवाज शरीफ को निकालना, इमरान खान को लाना, जी हाँ, इसके मुहर्रकात क्या थे? इसके मुहर्रकात ये नहीं थे कि नवाज शरीफ जो है वो बुरा शख्स है या नवाज शरीफ की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। नवाज शरीफ ने 2013 से लेके 2017 तक मुल्क को जहाँ वो लेके गया है, और जिसकी एक बहुत बड़ी निशानी ये थी कि उन्होंने बाई बाई IMF कह दिया था, जिसके आज हम तरले करते हैं और मन्नतें करते हैं। हमारा GDP ग्रोथ बहुत आगे जा रही थी, हमारा स्टॉक एक्सचेंज बहुत आगे जा रहा था। जो महंगाई आज 20-25 पे हम ला चुके हैं, कोई 38 से, वो 4% पे रही है उनके पूरे 4 सालों में। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं था कि मियाँ साहब के ऊपर बदएतमादी की जाए। लेकिन मामला इश्क का था और मोहब्बत का था इमरान खान के साथ, और वारफ्तगी का था। और इश्क व वारफ्तगी जहाँ आ जाए वहाँ कौमी मफादात को भी कुर्बान कर दिया जाता है, कुर्बान कर दिया गया। जो नवाज शरीफ पे बीती सो बीती, उसकी फैमिली पे जो बीती सो बीती, उनकी बेटी पे जो बीती सो बीती, उनके रफ़क़ाए कार के साथ जो कुछ हुआ सो हुआ। मुल्क के साथ जो हुआ वो मुल्क आज तक नहीं समझ सका, उसके मुल्क के ज़ख्मों से आज तक लहू रिस रहा है, और इसका हिसाब हम किससे मांगें हमें कुछ पता नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब अक्सर जिम्मेदार करार देते हैं कि उस वक्त अदलिया ने भी अपना कंधा दिया, इमरान खान साहब बेनिफिशरी थे, बाजवा साहब ने इस सारे प्लान के ऊपर अमल दरामद करवाया, उनकी हुकूमत का ख़त्म किया। वो नाम लेते रहे वीरावाला जलसे में उन्होंने जिसका आगाज़ किया था। अभी कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ ये 6 जजेस के मामले में पार्टी बनने जा रहे हैं, ये बड़ा इसको ओपनली कहा गया। क्या ऐसा कोई इरादा था? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं ज़ाती तौर पे मेरी इस मौजू पे मियाँ साहब से बात भी हुई थी, मियाँ साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने फिर उसके बाद एक वजाहत जारी भी की थी। मियाँ साहब का कहना यह है कि अब सारी दुनिया जान चुकी है कि क्या खेल खेला गया, कौन से किरदार थे इसके पीछे, कौन से जज थे इसके पीछे। किसको पता नहीं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, जज अरशद के साथ क्या हुआ, कौन सी बात अब ढकी छुपी रह गई। ये एक ड्रामा था जो किया गया। मैं कल सेनेट में परसों में कह रहा था कि जी आप लोगों को गिला है कि जी हमारे मुकदमात का ये हो रहा है। मैंने कहा आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपका मुकदमा एक जगह आपको सज़ा होती है, दूसरी जगह आपको रिलीफ मिल जाता है। हमारे तो मुकदमे ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू होते थे, वहीं ख़त्म हो जाते थे, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं कि तारीख़ के सामने हक़ाइक़ आ चुके हैं, अवाम जान चुके हैं। मैं अब इन लकीरों को पीट के मामलात को और पेचीदा नहीं करना चाहता। और ठीक कहते हैं, उनकी सोच ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में नारे पाकिस्तान पर कहा कि जो मुझे ज़ख्म लगे हैं मैं उन्हें भूलना चाहता हूँ, लेकिन ज़ख्म बड़े गहरे हैं। जनरल फैज़ हमीद, जनरल कमर जवेद बाजवा, उनके लगाए गए ज़ख्म भी मियां नवाज शरीफ साहब भूल चुके हैं। देखिए, ज़ख्म वक्त के साथ साथ, वो कहते हैं ना, वक्त बड़ा मरहम होता है, बहुत बड़ा मरहम होता है। बड़े बड़े गहरे ज़ख्म वक्त के साथ साथ मोम आ जाता है, उन ज़ख्मों पे भरने लगते हैं, दर्द की टीसें कम हो जाती हैं, लेकिन ज़ख्म यादें छोड़ जाते हैं। मियाँ साहब को इस चीज़ का दुख है, और मेरी जब भी बात होती है तो मियाँ साहब एक जुमला ज़रूर कहते हैं कि मुझे अपनी ज़ात का दुख नहीं है, जो करना था कर लिया इन्होंने। मुल्क जो टेक ऑफ कर रहा था, बढ़ रहा था 2017 के अंदर, और दुनिया की 24वीं इकानमी बन चुकी थी वो, और कहते थे जी कि ये 20s में, बिग 20s में जाने वाला है, G20 का वो हिस्सा बनने वाला है, वो आज 47-48 नंबर पे आ गया है। ये किसके खाते में हम डालें, इसका दुख है उन्हें। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बाकी जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारी इंटरनेशनल रेटिंग कहाँ पहुँच गई। इन चीज़ों का अलम है उन्हें, दुख है उन्हें। और बिलाशुबा जिन लोगों ने ये किरदार अदा किया है,
वो चाहे अपने घरों में बैठे हुए होंगे, बड़े आसूदा होंगे और उन तक कानून का हाथ भी नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल तारीख़ ने उनके माथों के ऊपर जो कुछ लिख दिया है वो तो लिखा रहेगा। लेकिन सिद्दीकी साहब, अगर ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात को देखा जाए तो वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने के लिए भी बाजवा साहब ऑन बोर्ड थे, यानी गोया कि जो बाजवा साहब ने गलती की मियां नवाज शरीफ को निकाल के वो साहब बराबर कर दिया इमरान खान साहब को निकाल के। मेरा ख्याल नहीं है। बाजवा साहब खुद भी कह चुके हैं, अभी हाल ही में उन्होंने हमारे बुज़ुर्ग दोस्त जो हैं शामी साहब, उनके साथ मुलाकात में भी कुरान करीम पे हल्फ लिया है। तो हम तो बहुत बाअमल ना सही, बाकिरदार ना सही, लेकिन अगर कोई कुरान सामने रख के एक बात कहता है तो उस पर यकीन कर लेना चाहिए, चाहे हमारी मालूमात जो भी हों। बिल्कुल सही। लिहाजा वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने वो किरदार बहरहाल नहीं अदा किया जो किरदार उन्हें एक वज़ीर आज़म की एक जायज़ जैनुन हुकूमत को इस्तेकाम देने के लिए, मजबूती के लिए, जमहूरियत की पुख्तगी के लिए उन्हें जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। इरफान सिद्दीकी साहब एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, मुज़ाकरात की बातें बहुत हो रही हैं, उस तरफ बढ़ने से पहले आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं लोग सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा जब हुकूमत में नहीं आए थे उस वक्त बात करते थे जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब की, और ये कहते थे कि जी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उनका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन फैज़ाबाद धरना केस का जब वक्त आया तो जब मौका था जनरल फैज़ हमीद को सज़ा दिलवाई जा सकती थी, मुस्लिम लीग नवाज़ पीछे हट गई। मेरा ख्याल नहीं है कि इस केस में हम कोई फ़रीक थे या हमने कोई फ़रीक बनने की कोशिश की। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने जो तकरीर की थी मीनार पाकिस्तान में, जिसका हवाला अभी आपने दिया कि मैं उन ज़ख्मों को भूलना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी पैगाम दिया था कि जी इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ेंगे। वही स्पिरिट है जो अभी तक कार फरमाया। अभी जो मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा जी कि वो शायद फ़रीक बनना चाहते थे, वो नहीं बनना चाहते थे। वो नहीं चाहते हैं कि जी अब हमारी सारी तवज्जो फिर से एक दफ़ा माजी की तरफ मुड़ जाए। जो किरदार जहाँ हैं उनकी एक पहचान बन चुकी है। उन्होंने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया वो भी वाज़े हो चुका है, जो मियाँ साहब के साथ किया वो भी सामने आ चुका है। अदलिया ने जो किया, अदलिया के पीछे बैठे हुई कुव्वतों ने जो कुछ किया, ये सारी चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। मियाँ साहब अल्लाह के फजल करम से तमाम मुकदमात से बरी भी हो चुके हैं, हक़ाइक़ सामने भी आ गए हैं किस तरह फैब्रिकेट किए गए। लिहाजा वो नहीं चाहते कि इन चीज़ों को किसी को सज़ा दे के वो खुशी हासिल करें या किसी को। अब दूसरी बात यह है जिसमें वी शुड बी वेरी फेयर मलिक साहब, कि हमारे यहाँ के निज़ाम में ये लोग चाहे कितने ही इनके जो काम हैं वो वाज़े हो जाएं, सामने आ जाएं, या कोई अदालत तयन भी कर दे, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कर सका, हम नहीं दे सके सज़ा। यानी वो वाहिद शख्स हैं, शायद ही कोई छोटा मोटा नाम रखने वाला सियासतदान जेल में ना गया हो। वो इतना बड़ा जुर्म करके भी एक दिन जेल में नहीं गए। सियासी निज़ाम वीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन भी जेल हम नहीं भेज सके। तो हमारी ख्वाहिशें अपनी जगह, कानून अपनी जगह, आइन अपनी जगह, आरज़ुएँ अपनी जगह। हम शायद अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि हम कानून को इतना तवाना कर दें या आइन को इतना तवाना कर दें या अदल को इतना तवाना कर दें कि वो अपना किरदार अदा कर सकें। ले दे के हम आप हैं जिन पे ये सारी चीज़ें आजमाई जाती हैं, हम भुगत पी लेते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, मुज़ाकरात की बात होती है अक्सर। राना सनाउल्लाह साहब का बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं इमरान खान साहब का सियासी वजूद ही नहीं होना चाहिए। बड़ा हार्श किस्म का उनका स्टेटमेंट उनकी। आप मुज़ाकरात की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुज़ाकरात की बात तो की जाती है, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो अफराद हैं उनके साथ मुज़ाकरात की किसी सियासी जमात को, हुकूमत को इजाज़त देगी? देखें, इस्टेब्लिशमेंट देती है या नहीं देती है, मैं भी नहीं देता हूँ। मैं सख्ती के साथ इस चीज़ का कायल हूँ कि 9 मई को हम अपनी तकवीम से खारिज नहीं कर सकते। 9 मई एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। सियासी जमातों को बड़े इख्तलाफात होते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, बेनज़ीर कत्ल हो गई,
मियाँ साहब जलावतन हो गए, तैयार अगवा, पता नहीं क्या क्या चीज़ होती रही, काल कोठरियों में पड़े रहे 3-3 महीने, पता ही नहीं है ज़िंदा भी हैं कि नहीं है। किसी ने ये काम नहीं किया। मियाँ साहब जब यहाँ जुलाई 2017 में यहाँ से निकले हैं, बहुत बड़ा जुलूस लेके, और 5 दिन बाद लाहौर पहुँचे हैं, तो इसी GHQ के सामने से गुजरे थे वो। ना उधर इशारा किया, ना किसी ने पत्थर फेंका, ना कोई गमला उठाया। पता ही नहीं है कि हम GHQ के सामने से गुजर रहे हैं या मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं या किसी इमारत के सामने से गुजर रहे हैं। ये हमारा कैरेक्टर रहा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी जवाज़ पे 9 मई को बुला दिया जाए या माफ़ कर दिया जाए। अगर ये हम माफ़ कर देते हैं तो कल कला हम न किसी टेररिस्ट को पकड़ सकते हैं, न किसी तकरीब का, वो एक अलग चीज़ है। मैंने जो सेनेट में बात की थी, मैंने कहा था कि आइए कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे हम मिल बैठ के, मैंने कहा ये ऐवान बाला है, आए हम यहाँ पे बालाए ताक रख के एक फ़ज़ा बनाएं जो हमारे लीडरों तक भी जाए। ठीक, मेरे अल्फाज ये थे। और हम चाहते थे कि चलें कानून साजी के हवाले से, तकरीरों के हवाले से, कोई एक बोलता है तो उधर से नारे शुरू हो जाते हैं, कोई तस्वीरें लेके आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम एक सेंटिटी इस ऐवान की है, और मुज़ाकरात हम करें, मामलात करें, अगर किसी को कोई गिला शिकवा है वो भी दूर करें, हाथ मिलाएं एक दूसरे से, तनाव ख़त्म करें, सियासी इस्तेकाम लेके आएँ। मेरे मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं था कि वो चीज़ें जो जराइम के खाते में आती हैं उनको माफ़ कर दिए। असल में मसला ये है मलिक साहब, अगर आप 2 मिनट दें तो मैं प्लीज़। मसला ये है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इकानमी के लिए, मुल्क के बैरूनी दुनिया में वक़ार के लिए। हम चाहते हैं इन चीज़ों के लिए मुज़ाकरात के, आओ मिल बैठे। वो मुज़ाकरात चाहते हैं जी खान साहब को जेल से निकालो, वो मुज़ाकरात चाहते हैं जी कि इनके सारे कसूर माफ़ कर दो, वो चाहते हैं जी कि सारे मुकदमे माफ़ कर दो, वो चाहते हैं जी कि 9 मई वगैरह को सबको भूल जाओ, वो चाहते हैं जी कि जिस तरह नवाज़ शरीफ को निकाला था इसी तरह शहबाज शरीफ को भी निकालो, उस वक्त जिस तरह हमें बिठाया था अब हमें बिठाओ। वो मुज़ाकरात, इन चीज़ों को वो मुज़ाकरात कहते हैं। ये मुज़ाकरात नहीं है, वो एक बहुत बड़ा तारीख़ी किस्म का, ह्यूज किस्म का NRO मांग रहे हैं, और उसको लपेट, इसीलिए वो कहते हैं ना कि हमने इनसे बात नहीं करनी। उन्हें पता है कि ये NRO ये देने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो उस दहलीज पे सजदा करते हैं जहाँ से उन्हें तवक्को है कि शायद उन्हें ये रिलीफ मिल जाए। ये है, दिस इज़ द, वो मुज़ाकरात को मुज़ाकरात के तौर पर नहीं ले रहे, वो NRO के एक हरबे के तौर पे ले रहे हैं। हम मुज़ाकरात ले रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं इमरान के लिए। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो क्या इस बात का इम्कान मौजूद है, जिस डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब हाथ मिला सकते हैं? देखिए जी, मियाँ साहब की तारीख़ अगर आप देखें, जब वो हर गलत बात भी कह रहे थे, इल्ज़ाम भी दे रहे थे, गाली भी दे रहे थे, एक हादसा पेश आया। मियाँ साहब ने यहाँ पिंडी में ऐलान कर दिया जी कि 3 दिन के लिए हम अपनी कैंपेन मुअत्तल कर रहे हैं। वो चल के चले गए, अस्पताल गए, उनका हाल अहवाल पूछा। फिर जब वो मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन गए तो मैं उनके साथ था, चौधरी निसार साहब थे, हम 3 आदमी। मियाँ साहब खुद चौधरी साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मियाँ साहब साथ बैठे, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के हम चुप करके बनी गाला चले गए। खान साहब से मिले, हमने खैर सगाली का इज़हार किया, उन्होंने कुछ बातें की। तो हम तो इस माहौल के कायल हैं, इस रवैये के कायल हैं। हाथ क्या मिलाना, हम तो चाहते हैं हाथ भी मिलाएं, दिल भी मिलाएं। हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान कितने फासले थे आप जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन हमने मीसाक जमहूरियत भी किया, हमने 13वीं तरमीम की, 14वीं की, 15वीं की, 18वीं की, 2 दफ़ा हुकूमतों का हिस्सा बने, आज भी हम एक हुकूमत का हिस्सा हैं। तो सियासत इसी का नाम है। खान साहब ने 4 साल के दौरान, 4 साल में फ़िलहाल कह रहा हूँ, एक जेस्चर नहीं दिया कि वो हाथ मिले। वो आते थे तो निगाहें दूसरी तरफ करके अपनी सीट पे बैठ जाते थे कि मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ ना मिलाना पड़े। वो बड़ी सलामती के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स होती थी, तीनों मुसल्लह अफवाज के लोग आए होते थे, वो नहीं आते थे कि यहाँ चोर भी बैठे हैं, डाकू भी बैठे हैं, मुझे हाथ मिलाना पड़ता है। उनका रवैया ये है। मुझे अब भी यकीन है कि इतनी आजमाइशों से गुजरने के बाद भी खान साहब ने नहीं सीखा। वो हर रोज़ वही बात दोहराते हैं, और अगर वो बाहर आएँ, अल्लाह करे उनकी मुश्किलात आसान हों, वो बाहर आके भी अगर आप ये समझते हैं कि उनके तौर तरीके, इसलिए कि वो इस क्लैश को, हाथ न मिलाने को, लड़ाई करने को, गाली देने को अपना बयानिया समझते हैं, अपनी कामयाबी का ज़रिया समझते हैं। वो समझते हैं एक दिन मैंने ये कर लिया तो मेरे फॉलोअर मुझे छोड़ देंगे। अलमिया ये
इरफान सिद्दीकी साहब, आपने जिक्र किया बनी गाला जाने का, ज़िम्नन ये भी आपसे पूछ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एज ए प्राइम मिनिस्टर, खान साहब ने कुछ अपने ज़ाती मसाइल बयान किए, ये दुरुस्त है या? देखें, एक बात मुझे याद आती है कि उन्होंने ये ज़रूर कहा था जी कि ये उनका घर बड़ी बुलंदी पे है और उसके सामने बहुत दूर दूर तक सब्ज़ा है। तो उन्होंने ये शिकायत ये की थी कि यहाँ बहुत से तजावज़ात हैं, लोगों के घर बन गए हैं, ये सारा व्यू ख़राब हो रहा है, ये बात उन्होंने कही थी। और फिर जब खान साहब का अपना दौर आया था तो एक ख़बरें आई थी जी कि बहुत से घर जो हैं उन पे उनको गिराया गया है, या तो मुझे वो बात याद आई थी जो उनके। लेकिन इसके अलावा कोई सड़क बनाने का कोई मुतालबा? सड़क का उन्होंने नहीं किया था। मियाँ साहब ने खुद कहा था कि यार ये सड़क बहुत ख़राब है। फवाद साथ था, फवाद को उन्होंने कहा कि यार ये सड़क बनवाएं जो मेन रोड से, मरी रोड से उनके घर तक जाती है। उन्होंने एक दो बातें और की थी लेकिन वो ज़ाती नहीं थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की बात की थी कि हमें फ़लाँ बंदा चाहिए, शायद आईजी की बात की थी, तो मियाँ साहब ने वो नोट करा दिए थे और वो दे दिए थे उनको जो भी उन्होंने कहा। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त मलिक साहब इतने खुशगवार माहौल में हमारी मुलाकात हुई थी जैसे कोई झगड़ा ही नहीं है। उन्होंने अपने सारे कोलीग्स को भी बुलाया हुआ था, सफ़े अव्वल की पूरी क़यादत बैठी हुई थी पीटीआई की, और हंसी मजाक के साथ। मैं बल्कि मियाँ साहब को देखा कि वो बड़ी बेतकल्फ़ी से कह रहे थे, अच्छा इमरान ये चप्पल जो तुमने पहना हुआ है ये तुम्हें तालिबान ने दिया था, तो मोटी मोटी सी चप्पल पहनी हुई थी। बेतकल्लुफ़ माहौल था, अच्छा माहौल था। ठीक 3-4 महीने बाद वो चढ़ दौड़े अपना डी चौक में आ गए। तो पता नहीं इस 3-4 महीनों में ऐसी क्या तब्दील। तो हम तो खैर सगाली का इजहार हमेशा करते रहे उनकी तरफ से, खैर सगाली नाम की। और मैंने 4 कहा था, 4 सालों में 26 या 28 साल की तारीख आप उनकी सामने रखें, कोई एक इवेंट आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने पॉलिटिकल रवादारी, खैर सगाली, अफ़ाम तफ़हीम, गिव एंड टेक, जमहूरियत की उस्तवारी के लिए कोई काम किया हो या मिल बैठे हों किसी के साथ। नो। इरफान साहब, मजबूरी है एक और कमर्शियल ब्रेक लेने की। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बनने वाले हैं, हुकूमती और सियासी ओहदे अलग कर दिए जाएंगे, ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि PMLN माशाल्लाह एक बड़ी पार्टी है मुल्क की, इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, और इसको ज़रूरत है एक हमा वक्ती सरपरस्त की जो इसके मामलात को देखे, इसके अमूर को देखे, कारकुनों से रब्ता रखे, हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनसे इंटरेक्शन रहे उसका। तो ये मामलात बड़ी हद तक शाहबाज साहब देखते रहे इलेक्शन से पहले तक, और बड़ी महारत से और बड़ी हुनर, बड़ा वक्त दिया उन्होंने पार्टी की तंजीम के लिए भी, पार्टी के लोगों से मेल जोल में भी, और पार्टी के टिकटों की तकसीम के हवाले से भी, सर्वेस के हवाले से भी वो बड़ा टाइम दिया उन्होंने। लेकिन अब उनके लिए ये मुमकिन नहीं रहा जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। नंबर 1, मरियम जो थी वो चीफ ऑर्गेनाइज़र थी, और उन्होंने भी इस काम में बड़ी लगन के साथ दिलचस्पी ली और काम किया। निचली सतह पे कारकुनों को मुनज़्ज़म किया, सोशल मीडिया को देखा, नौजवानों की तंजीमें कायम की। अब वो भी मसरूफ़ हो गई और शाहबाज साहब यहाँ स्टकअप हो गए। तो ज़रूरत महसूस की गई कि मियाँ साहब जो हैं वो पार्टी की क़यादत संभालें। ये काफ़ी दिनों से एक चीज़ चल रही थी और हमारी गुफ्तगू मियाँ साहब से होती रहती थी, और वो मेरा ख्याल है कि अब आमादा हैं इस चीज़ के लिए, पार्टी को वो चलाएंगे जी इंशाल्लाह। पार्टी लेकिन जिस दबंग तरीके से इरफान सिद्दीकी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, दुबई से आए, मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा किया, इलेक्शन मुहिम के अंदर मियां नवाज शरीफ कहीं नज़र नहीं आए, ना कोई भरपूर कैंपेन। वो मियां नवाज शरीफ जो हेलीकॉप्टर पर एक रोज़ में 5-5 जलसे किए करते थे, इस इलेक्शन में जब उनकी पार्टी मुश्किलात का शिकार थी, मियां नवाज शरीफ साहब कोई भरपूर इंतखाबी मुहिम भी न चला सके। देखिए ना, उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि मियाँ साहब की सेहत बहरहाल वो नहीं है, उम्र का भी तकाजा है, 70s में वो मिड 70s के करीब जा रहे हैं वो, तो वो एनर्जी नहीं होती है कि एक दिन में 3-3, 4-4 वो जलसे करें। दूसरा, वो लंदन से एक इशू का शिकार थे जिसका वो बार बार जिक्र करते थे, उनका गला उनका साथ नहीं देता था, और वो
बहुत उसके इलाज मुआवजे में भी बड़ी दिलचस्पी ली। यहाँ आने के बाद भी उन्हें वो गले का मसला दरपेश रहा, तो लिहाजा वो आपने देखा होगा कि बाद जगह वो गए भी हैं तो 4 मिनट बोले हैं, और मरियम को वो साथ ले जाते थे तो मरियम फिर खिताब करती थी। तो उनकी सेहत के मामलात थे, ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते थे। अदरवाइज़ भी आपको पता है उनके हार्ट के इश्यूज़ रहे हैं, और अब भी वो गए मुआयने के लिए यहाँ भी दिखाते रहते हैं, तो वो एनर्जी वो नहीं थी उनमें। और दूसरा शायद ये बात भी हो कि मरियम ने अब उनकी जगह ले ली थी बड़ी हद तक, और मरियम बड़ी क्राउड पुलर साबित हो रही थी, और मरियम को लोग पसंद करते थे जलसों के अंदर, तो वो बड़ी हद तक कमी पूरी रही। लेकिन आप ठीक कहते हैं कि मियाँ साहब उतना वक्त या उतनी कुव्वत के साथ उस मुहिम में नहीं आ सके जितनी लोग तवक्को रखते थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से कुछ बयानात तो कभी आ जाते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, लगता है गिला शिकवा कहीं मौजूद है। मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं चाहती थी वो वज़ीर दाखिला बने, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो कह चुके कि वही उनकी मर्ज़ी वज़ीर दाखिला बन गए, वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। ये गिला शिकवा ही होता है। राना साहब आपको पता है कि लतीफ़ मिजाज हैं, वो हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह के तबसरे रहते हैं। मैं फिर वही बात दोहराऊँगा जो मैं पहले कह चुका हूँ कि मलिक साहब, हम जिस कैफियत से गुज़र रहे हैं ना, इसमें ये कहना जी कि फ़लाँ क्यों है तो फ़लाँ कहाँ से आ गया तो ये कौन है, मैं वही कुएं वाली मिसाल देता हूँ कि उसमें से निकालने के लिए ये कहना कि यार ये इस हाथ, ये किसका हाथ है, इसके तो वर्दी है, ये किसका हाथ है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, और ये किसका हाथ है, ये नून का है, ये भूल जाना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए। फिर हालात जब स्मूथ हो जाएंगे, पार्टियाँ मुनज़्ज़म हो जाएंगी, और इस तरह की, मैं तो जो निगरान हुकूमतों का तस्वर है उसको भी नहीं पसंद करता, मैं तो एडवोकेट हूँ कि ये ख़त्म ही हो जाना चाहिए, दुनिया में कहीं नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फ़िलहाल कोई नहीं, वो मेहनती आदमी हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है कि वो वज़ारत दाखिला जब से उन्होंने संभाली है वो यहाँ भी बड़े एक्टिव हैं और एक्टिवली सारी चीज़ों को देखते हैं। और बल्कि कल मैं उनसे एक शिकवतन कह रहा था कि यार आप फ़ोन सुन लिया करो, तो उन्होंने कहा जी कि या तो मैं फ़ोन सुनने तो बह जाऊँगा, तो या फिर मेरे को कम करा लो। तो वो काम कर रहे हैं, हमें उनकी कारकर्दगी। इमरान खान साहब की हुकूमत को हाइब्रिड सिस्टम का जो है वो नाम दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को लोग हाइब्रिड प्लस का नाम देते हैं। लोग कहते रहे, लोगों के मुंह नहीं रोक सकते। मामला ये है कि उस हाइब्रिड को तो सारी दुनिया ने देखा ना, हमने किसको धक्का दिया है? हमने तो किसी को धक्का नहीं दिया। या हमारे लिए जो खान साहब गए हैं, तो खान साहब को उनके जो साथी थे उन्होंने छोड़ दिया। 2/3 सारी जो उनको मेजॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई, तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई। अब तहरीक अदम-ए-एतमाद वाहिद है जो आपकी पूरी हिस्ट्री में कामयाब हुई। उसको वो समझते हैं जी कि ये मीर जाफ़र बन गए और मीर सादक बन गए और ये जानवर हो गए और पता नहीं क्या क्या ताने देते हैं। हमने कोई इस तरह की फैसिलिटेशन किसी से नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि फॉर्म 47 उनके लिए धक्का है बड़ा, उनको सीटें उनसे छीन ली गई। देखें, ये वो लोग हैं जिनको मैं दाद देता हूँ कि ये कोई ना कोई एक ऐसा नारा चुन लेते हैं, अखज़ कर लेते हैं और उसको प्रोपगेट करते हैं गोएबल्स की तरह, और वो ज़ुबानों पे चढ़ दौड़ता है। आप जानते हैं कि कितना अरसा 35 पंक्चर जो थे वो एक नारे के तौर पे चलते रहे। बाद में खान साहब ने खुद कहा जी होते मैं सियासी एक बात की थी, वो तो 35 पंक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। सो ये 45, 47 ये पूछें इनसे पटिशन्स कितनी लेके गए हो तुम यहाँ इसमें इलेक्शन कमीशन में? अगर इतने कहते हैं जी 80 सीटें हमारी खा गए हैं, तो यहाँ 20 पटिशन्स क्यों लाए हो? लाओ ना 80 पटिशन्स ताकि पता चले। तो ये इनके नारे ऐसे ही होते हैं। खूब अदालती रिफॉर्म्स का तज़किरा बहुत है, क्या चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में कोई तोसी ज़ेर गौर है? नहीं, फ़िलहाल कोई ऐसी तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं। कहा जा रहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया के हवाले से कुछ कानून साजी करना चाहती है और 9 मई के मुकदमात के हवाले से कोई बड़ी अहम कानून साजी होने जा रही है। देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से तो आप देखते हैं ना कि दुनिया में भी एक उभार पैदा हो रहा है इस इशू पे। अमेरिका में हाल ही में टिकटॉक के बारे में उनकी कांग्रेस ने बड़े इक़दामात किए हैं। हमारे यहाँ भी जो सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं ये बेहंगम हो चुका है। चलें,
आपको भी उसका सामना करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। ये इंटरव्यू चलेगा तो 15 गालियां आपको मिलेंगी, 20 गालियां मुझे मिलेंगी। चलें, कोई बात नहीं है, हम इंडिविजुअल्स हैं। मामला यहाँ आता है जब आप कौमी इदारों पे हमला करते हैं, जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शख्सियत पे हमला करते हैं, जब आप अदलिया पे हमला करते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें घड़ते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता है। तो वो अल्लामा के 2 अशार मुझे अक्सर याद आते रहते हैं कि आज़ादी ये अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीका, वो फ़िक्र अगर ख़ाम तो आज़ादी अफकार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। ये आज़ादी अफकार जो 100 साल पहले अल्लामा ने बात कही थी ना, वो एक हुदूद शऊर के अंदर रहे तो ठीक है, लेकिन अब हम ऐवान बन चुके हैं। हम अड्डियाँ नोचते हैं, हम गोश्त नोचते हैं दूसरों का, और दूसरों की माओं का, बहनों का, बेटियों तक का ख्याल नहीं करते। तो ज़रूर कानून साजी होनी चाहिए। ये कोई आज़ादी, कोई दुनिया का मुल्क ये आज़ादी नहीं दे सकता है कि ये सब कुछ करो, मुल्क की जड़ें तक खोदो और पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके हाथों में खेलो, अपनी दफाई जो दीवारें हैं उनको कमज़ोर करो। दुनिया का कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में दिन के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत सी बातें अधूरी रहेगी जिन पर इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में बातचीत होगी। अगले जुमे रात 10:03 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।